संस्कृतम भारतम के अंतर्गत आप हम सभी यहाँ पर तर्क भाषा का बड़े मनोयोग से अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में आप सभी महानुभावों के समक्ष अनुमान प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। मैंने आपके समक्ष कल लिंग परामर्शोनुमानम यहाँ तक की व्याख्या की थी और ये व्याख्या पूर्ण हुई है और इसके पश्चात जो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान है इसको हम यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अनुमान दो प्रकार से होता है। एक तो कोई व्यक्ति ने वहनी धूम को देखा और उसके पश्चात पर्वत पर गया और वहाँ पर जाके उसने खुद ही मन में उसका अनुमान कर लिया, और उसके पश्चात दूसरा क्रम यह होता है कि जो उसने समझ लिया अपने मन में उसको दूसरे को बताया। तो अगर दूसरे को बताना होता है तो जरा क्रमबद्ध ढंग से बताना होता है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो अन्य के पास जाने पर क्रमबद्ध होना चाहिए। तो परार्थानुमान ये क्रमबद्ध होता है और कई अवयवों के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर स्वार्थानुमान और परार्थानुमान दोनों बताया गया है कि अपने मन में किस प्रकार से अनुमान कर लेता है और दूसरे को बताने के लिए किस किस बातों को रखता है। तो यहां पर पहले स्वार्थानुमान प्रस्तुत है। इसमें कहा है तच्चानुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च। स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु, स्वार्थ का मतलब होता है अपने लिए ही, तथा ही स्वयमेव महान साधु विशिष्टेन प्रत्यक्षेण धूमाग्नियों व्याप्तिम गृहीत्वा पर्वत समीपम कृतः। महानस के धूम अग्नि में व्याप्ति को देखकर पर्वत के पास जाता है और वहां पर अग्नि के विषय में संदेह करता है। तो तब पर्वतवर्तिनीम अविच्छिन्न मूलाम अभ्रमलिहाम धूमलेखाम पश्यन्, वहां पर अविच्छिन्न मूला और अभ्रमलिहा माने आकाश तक पहुंची हुई धूम के रेखा को देखता है, क्योंकि यह हो सकता है कि वह धूम यह कहीं और से ला दिया गया हो। परंतु अगर अभ्रमलिहाम है, पूरे में आकाश में एक समान जा रहा है, तो उस दशा में वह अवश्य ही इस अनुमान का पात्र होगा। उद्बुद्ध संस्कार व्याप्तिम स्मरति, इस प्रकार से व्याप्ति का स्मरण कर लेता है। यत्र धूमो तत्र अग्नि ततो अत्रापि धूमो स्थिति प्रतिपद्यते तस्मादत्र पर्वते अग्निरप्य स्थिति स्वयं प्रतिपद्यते। ततो अत्रापि धूमो अस्ति, ये वाला जो है वह ये स्वार्थानुमान है। तो यहां पर जो लिंग परामर्श है वह धूम को और व्याप्ति को देखने के पश्चात होता है, और जो अनुमिति होती है वह पर्वते अग्निरप्यस्ति इति स्वयं प्रतिपद्यते। इस प्रकार से यह होता है। इसके पश्चात परार्थानुमान की बात कही जा रही है। परार्थानुमान में कहा गया कि यत्तु कश्चित स्वयं धूमाद अग्निमनुमाय, स्वयं उसने तय कर लिया, तय करने के पश्चात परम बोधयितुम पंचावयवम अनुमान वाक्यम प्रयुक्ते तत्तु परार्थानुमानम। वहां पर 5 अवयवों वाला अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है, उसको परार्थानुमान कहते हैं। जैसे पर्वतो अग्निमान धूमवत्वाद यो यो धूमवान ससो अग्निमान यथा महानसः तथा चायम तस्मात् तथा। यो यो धूमवान ससो अग्निमान यथा महानसः, यहां तक उदाहरण हो गया, और उसके पश्चात तथा चायम ये उपनय हो गया, और तस्मात् तथा ये निगमन हो गया। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन। तो उदाहरण जो है वो यो यो धूमवान ससो अग्निमान, यहां यथा महानस, यहां तक उदाहरण हुआ, और तथा चायम ये उपनय हुआ, और तस्मात् तथा ये निगमन हुआ। तो यहां पर जो उपनय है
वो अनुमान है, और जो निगमन है वो अनुमिति है। याद रखेंगे आप, यो यो धूमवन सस्योग्निमन यथा महानस, यहां तक तो उदाहरण है। जो उपनय है वह ही अनुमान है, और जो निगमन है वही अनुमिति है। तो ऊपर जो कहा था लिंग परामर्श, तृतीयम ज्ञानम परामर्श, उससे और इसमें अंतर यह है कि पहले तो कहा था कि तृतीयम ज्ञानम परामर्श, वहां पर उन्होंने अपने क्रम से रखा था, और यहां पर जो परार्थ अनुमान हो रहा है वह चतुर्थ है, उपनय चतुर्थ श्रेणी में आता है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय। तो पहले कहा था, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मिश्रा के मोहित जी ने कहा कि उपनय अनुमान है, और लिंग परामर्श अनुमान में कहा था कि लिंग परामर्श अनुमान है वो तृतीय ज्ञान है। तो पहले वाली जो प्रक्रिया थी उसमें तीसरे ज्ञान को अनुमान कह दिया, पहले वाली प्रक्रिया। और ये वाली जो प्रक्रिया है उसमें चतुर्थ जो स्टेज पर है, चौथी जो स्टेज पर है, उसको अनुमान कहते हैं। तो उपनय तथा चायम ये अनुमान होता है। तो यहां पर अब हम इस प्रकरण में ये सब बातें आप जानते हैं। हम चाहते हैं कि हम कुछ अपनी बातों को ब्रॉड स्केल में, अर्थात कुछ विस्तृत क्षितिज में ये बातें आपके समक्ष कह पाएं। ये जो अपने यहाँ पर भारतीय दर्शन में तर्क भाषा न्याय शास्त्र का अध्ययन होता है, उसमें अनुमान के बताने कहने की अपनी एक विशेष प्रक्रिया है, और ये तर्क अथवा ये अनुमान पाश्चात्य दर्शन में भी प्रयुक्त होता था। पाश्चात्य दर्शन में एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जो ग्रीस में अरस्तु से चली आई, और इसके पश्चात पाश्चात्य में बहुत से विद्वान हुए, उन्होंने उस प्रक्रिया को आगे विस्तृत किया है। तो उसको वेस्टर्न लॉजिक कहते हैं। तो पाश्चात्य उपनय और निगमन इत्यादि जो आगमन निगमन इत्यादि जो है वो भी आजकल की परीक्षाओं में खूब पढ़ा जाता है। यानी शास्त्रीय आचार्य की परीक्षाओं में भी पाश्चात्य तर्कशास्त्र पढ़ा जाता है, बीए में की कक्षाओं में भी पाश्चात्य तर्कशास्त्र पढ़ा जाता है, और रिसर्च में तो खैर पढ़ा ही जाता है। तो इसलिए आजकल ज़रूरत यह है कि हम जो पाश्चात्य तर्क की प्रणाली है उसको, और तर्क भाषा में जो प्रणाली चल रही है उसको हम थोड़ी तुलना करें, और अगर हम तुलना कर पाते हैं तो एक नई बात सामने आती है। आजकल हम देखते हैं कि जो छात्र है वो जो वेस्टर्न लॉजिक है उसको भी भली प्रकार समझने में उसको दिक्कत होती है, और तर्क भाषा को भी समझने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है। अगर हम उन दोनों को मिला दें और मिला करके हम सम्मिलित रूप से तुलनात्मक रूप देना चाहें तो उससे एक बिल्कुल नई बात निकलती है, और समझने में भी सहायता होती है, समझने में भी आसानी होती है। अब देखिए ना, कितनी बड़ी बात है कि जो पाश्चात्य तर्कशास्त्री पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पाश्चात्य तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता है, मगर तर्क भाषा केवल इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, केवल भारतीय विश्वविद्यालयों में तर्क भाषा पढ़ाया जाता है। जबकि मैं सिद्ध करूंगा, आगे मैं सिद्ध करने जा रहा हूं कि जो पाश्चात्य तर्कशास्त्र की प्रक्रिया है उससे भारतीय जो तर्कशास्त्र है वो प्रतिपादन में भी और अपने सौशों में भी ज्यादा अच्छा है, अधिक अच्छा है। तो इस बात का प्रतिपादन तभी हो सकता है जबकि हम इनको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें। हम ये देखते हैं कि जहां जहां पर भी पाश्चात्य तर्क की पुस्तकें लिखी गई वहां पर पाश्चात्य तर्क की पुस्तकें लिखी गई, बस वही लिखी गई, और तर्क भाषा का जो हम अध्ययन करते हैं वो तर्क भाषा के अध्ययन करते हैं। तो एकांगिता हो जाती है। आज के युग में एकांगिता नहीं चाहिए, आज के युग में तुलनात्मकता चाहिए। तो इससे रिसर्च का जो आपका टॉपिक है ना वो भी बहुत बढ़िया बन जाता है। आपको रिसर्च के लिए अनेक मैटर मिल जाते हैं, और रिसर्च के लिए बहुत फायदा होता है इससे। इसलिए हम संक्षिप्त शब्दों में पूरा तर्कशास्त्र तो वेस्टर्न लॉजिक का नहीं पढ़ाएंगे, परंतु जो तुलनात्मक बातें हो सकती हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो हम उसकी बातों को आपको समक्ष रखना शुरू कर रहे हैं जो तुलनात्मक है, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से उन बातों को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पंचावय वाक्य में तृतीय वाक्य है उसको कहा जाता है उदाहरण। उदाहरण कहा जाता है, और उसका वाक्य क्या क्या होता है कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्य होता है, जैसे महानस। यही कहते हैं ना, जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्य होता है, जैसे महानस।
तो इसके लिए जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें वाक्य यूं प्रयोग होता है, सभी धूम वाले वहनी वाले होते हैं। माने वो लोग ऐसा बोलते हैं, सभी धूम वाले वहनी वाले होते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, जहां जहां धूम होता है वहां वन्य होता है। अगर आपके पास कापी कलम हो तो तुलना के लिए लिखिए, एक तरफ लिखिए पाश्चात्य दर्शन, दूसरी तरफ लिखिए भारतीय दर्शन। तो पाश्चात्य दर्शन के नीचे आप लिखिए, तो कहते हैं कि सभी धूम वाले वहनी वाले होते हैं। लिखा आपने? आप कापी कलम निकालिए और उसमें पाश्चात्य दर्शन के नीचे लिखिए आकार कि सभी धूम वाले वहनी वाले होते हैं। और उसके बाद लिखिए भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन के अनुसार होता है कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्य होता है। लिख लिया आपने? मेरा ख्याल आपने लिख लिया। पाश्चात्य दर्शन के नीचे क्या लिखा आपने? पाश्चात्य दर्शन के नीचे आपने क्या लिखा? सभी धूम वाले वहनी वाले होते हैं। भारतीय दर्शन के नीचे आपने क्या लिखा? जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्य होता है। आपने लिखा? लोकेश चंद्र जी आप लिख रहे हैं? पाश्चात्य दर्शन के नीचे लिखिए सभी धूम वाले वहनी वाले होते हैं। भारतीय दर्शन के नीचे लिखिए जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्य होता है। आपने लिखा? अभी तक कोई किसी का जवाब नहीं मिल रहा है। आपने लिख लिया? हाँ, मिश्रा मोहित जी कह रहे हैं कि हाँ लिख लिया। तो सभी धूम वाले वहनी वाले होते हैं। इस भारतीय दर्शन में जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्य होती है। इसको बोलते हैं उदाहरण। उसके आगे लिख लीजिए उदाहरण। तो यहां पर जो पाश्चात्य दर्शन है वो ये कहते हैं कि जो साध्य होता है उसको पी से व्यक्त करते हैं। साध्य को आप याद रखेंगे, साध्य को पी माने प्रिंसिपल, पी माने प्रिंसिपल, सबसे मुख्य। तो यहां पर हमको साध्य को बताना है, वहनी को बताना है। तो जो साध्य होता है उसको क्या बोलते हैं? पी माने प्रिंसिपल। और जो साधन होता है उसको एम लिखते हैं। एम माने मिडिल। जो साधन होता है उसको एम लिखते हैं, एम माने मिडिल। और जो पक्ष होता है, पक्ष माने जो पर्वत नामक जो पक्ष होता है उसको एस लिखते हैं। एस माने सबऑर्डिनेट। तो कौन कौन से तीन शब्द आए? प्रिंसिपल और मिडिल और सबऑर्डिनेट। साध्य को क्या लिखते हैं? साध्य को क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल। साधन को क्या लिखते हैं? मिडिल। पक्ष को क्या लिखते हैं? एस। तो यहां पर आपने जो लिखा है सभी धूम वाले वहनी वाले होते हैं, तो वहनी यहां पर क्या है? साध्य है, इसलिए इसके ऊपर पी लिख दीजिए। साध्य के ऊपर क्या लिखेंगे आप? वहनी साध्य है ना, तो वहनी साध्य के ऊपर क्या लिख देंगे आप? वहनी के ऊपर पी लिख दीजिए। और धूम के ऊपर एम लिख दीजिए। वहनी के ऊपर पी लिख दीजिए और धूम के ऊपर एम लिख दीजिए। ठीक है ना? आपने क्या लिखा? वहनी के ऊपर पी लिख दीजिए और धूम के ऊपर एम लिख दीजिए। लिखा आपने? वहनी के ऊपर पी लिख दीजिए, धूम के ऊपर एम लिख दीजिए। लिख दिया आपने? ठीक है। तो ये जो ये पीएम हो गया, पीएम को हम कितनी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? पीएम को हम कितनी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? या तो केवल पी हो, या तो केवल एम हो, और या पीएम दोनों हो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं, चौथा कोई नहीं हो सकता है। या तो केवल पी हो, या तो केवल एम हो, या पीएम दोनों हो। अब मैं अन्य प्रकार से कहूं, या तो केवल साध्य हो, या तो केवल साधन हो, या साध्य साधन दोनों हो। आप समझ रहे हैं? पीएम, पी माने साध्य, एम माने साधन। याद रहेगा? पी माने साध्य, एम माने साधन। तो पीएम को हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं। या तो केवल पी हो माने या तो केवल साध्य हो, अथवा या तो केवल एम हो माने या तो केवल साधन हो, अथवा पीएम दोनों हो माने साध्य साधन दोनों हो। तो अपना जो सद हेतु है वहां पर क्या क्या मिलना चाहिए? वहां पर क्या क्या मिलना चाहिए बताइए?
सद हेतु में क्या क्या मिलना चाहिए? यह हो सकता है कि केवल पी हो। कहां पर केवल पी मिलेगा? पी माने वहनी। कहां पर केवल वहनी मिलेगी? अयोगोलक में। तो यह बात सही होगी, सद हेतु में यह हो सकता है कि केवल वहनी हो, यह हो सकता है। और पीएम भी मिल सकता है। पीएम माने वहनी भी हो और धूम भी हो। तो वहनी और धूम दोनों मिल सकता है। ये कहां मिलेगा? महानस में। महानस में वहनी और धूम दोनों मिल सकता है। तो सदहेतु में यह हो सकता है कि केवल पी हो अथवा पीएम दोनों हो, मगर यह नहीं हो सकता कि केवल एम हो। केवल एम हो यह नहीं हो। सदहेतु में सही हेतु के लिए केवल एम हो यह नहीं हो सकता। केवल एम का मतलब केवल धूम हो यह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, क्योंकि धूम जहां जहां है वहां पर तो वाणी जरूर होगी। तो केवल धूम हो यह नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो पी के ऊपर आप सही का निशान लगा लीजिए और पीएम के ऊपर भी सही का निशान लगा लीजिए और एम के ऊपर कट का निशान लगा लीजिए, है ना? सद हेतु के लिए पी में सही लगा लीजिए, पीएम में सही लगा लीजिए और एम में कट लगा दीजिए। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको जो एक आपने सुना होगा वेन का डायग्राम। वेन नाम के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी हुए थे और लॉजिक के जानने वाले भी हुए थे। तो उन्होंने डायग्राम बनाया था और जिससे आजकल इंडियन मैथमेटिक्स में भी खूब गणित चलती है उसके आधार पर और वेस्टर्न में भी चलती है। तो उन्होंने इस प्रकार का चित्र बनाया। तो मैं जो चित्र है वो आपके समक्ष रख रहा हूं। उस चित्र को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं और आप उसको देखिए कि ठीक लग रहा है कि नहीं। इस चित्र को मैं आपके समक्ष रखता हूं। यह चित्र है, आपको दिख रहा है? आपको सही दिख रहा है ना? आप लिख के बताइए, यह चित्र आपको स्क्रीन पर सही दिखाई दे रहा है? हाँ, डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी हैं, आप कृपा करके लिख के बताइए, ये चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? डॉक्टर प्रतिभा जी बताइए, ये चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? अभी कोई जवाब नहीं आया। हाँ, जरा लिख के बताइए ना, ये चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? इस चित्र को आप देख पा रहे हैं? आप में से कोई लिख के बताइए कि इस चित्र को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। विश्वनाथ भूषण मिश्रा जी, इस चित्र को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? विश्वभूषण मिश्रा जी, कृपा करके लिख के बताइए, इस चित्र को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? अभी आप में से कोई बता नहीं रहे। आप देख पा रहे हैं तो भी बताइए, नहीं देख पा रहे हैं तो भी बताइए। इस चित्र को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि या तो संपर्क नहीं हो पा रहा है या कोई और बात है। आप में से कोई लिख नहीं रहे कि इस चित्र को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि आप इस चित्र को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ऐसा वेन के जो ग्रामर के लॉजिक के जो लोग हैं इस प्रकार के चित्र बनाते हैं। और इस चित्र में ऐसा किया गया है कि जो दो चित्र बनाए गए हैं और दो गोले बनाए गए हैं और उसमें से 3 गोले मिल जाते हैं। तो एक गोला पी वाला है, एक गोला पी वाला है और वो व्यक्त कर रहा है कि केवल वहनी है, और एक एमपी वाला है जिसमें कि दोनों मिल गए हैं, दोनों का आधा आधा हिस्सा मिल गया है, तो उसको एमपी बताते हैं। क्योंकि मिल गया दोनों इसलिए एमपी बताते हैं। और मैंने कहा आपको कि जो एम है वो सद हेतु में नहीं हो सकता। तो वेन ने ये कहा है कि जो चीजें संभव हैं उसमें कुछ मत करिए
और जो चीज़ें संभव नहीं है उसमें रेखा खींच दीजिए। तो हमने जो आपको चित्र दिखाया था उसमें एम में रेखा खींची हुई है, हमने पी में कोई रेखा नहीं खींची हुई है, मतलब बीच में, पी में बीच में केवल कोई रेखा नहीं खींची हुई है, और एमपी में भी कोई रेखा नहीं खींची हुई है, परंतु एम में रेखा खींची हुई है। इसका मतलब है कि सदहेतु में पी होना चाहिए, पीएम होना चाहिए, परंतु एम नहीं होना चाहिए। ये बात वेन के जो लॉजिक वाले हैं वो चित्र से स्पष्ट करते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है, 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग होता है। ये हम आपको बता चुके हैं, तो जो 5 अवयव वाला वाक्य है उसको हम कैसे बोलते हैं और वेस्टर्न वाले कैसे बोलते हैं, थोड़ी हम तुलना करते हैं। तो तुलना करने के लिए फिर से आप वही कॉपी में लिखिए, एक तरफ पाश्चात्य वेस्टर्न लॉजिक लिख लीजिए और दूसरी तरफ इंडियन भारतीय तर्कशास्त्र लिख लीजिए। तो जो भारतीय तर्कशास्त्र है, आप याद रखेंगे कि भारतीय तर्कशास्त्र में तो 5 अवयवों वाला वाक्य होता है। अनुमान में वाक्य कितने होते हैं? 5 अवयव। कौन कौन से? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। याद रहेगा ना? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। उपनय को अनुमान कहते हैं, निगमन को अनुमिति कहते हैं। उपनय को अनुमान कहते हैं, निगमन को अनुमिति कहते हैं। तो ये जो वेस्टर्न लॉजिक वाले हैं वो 3 अवयवों वाला वाक्य होता है। हमारे यहां पर 5 अवयवों वाला वाक्य होता है और वेस्टर्न वालों के यहां 3 अवयवों वाला वाक्य होता है। तो वे लोग वेस्टर्न वाले प्रतिज्ञा और हेतु को लिखते ही नहीं, प्रतिज्ञा और हेतु को छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम तुलना के लिए लिखें, भारतीय दर्शन के नीचे लिखें, भारतीय दर्शन के नीचे नंबर 1 लिखिए प्रतिज्ञा, आगे नीचे नंबर 2 लिखिए हेतु, और पाश्चात्य जो लॉजिक है उसमें इसको छोड़ दीजिए, उसमें कटम लगा दीजिए। मतलब नंबर 1 में कुछ नहीं और नंबर 2 में कुछ नहीं, और उसके बाद नंबर 3 जो है उदाहरण, उसको ये अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। तो उदाहरण को लिखिए। उदाहरण में क्या लिखेंगे आप? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वह्नि होती है। आप कहाँ लिखेंगे? भारतीय दर्शन के नीचे। भारतीय दर्शन में नंबर 3 के नीचे लिखिए कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वह्नि होती है। और पाश्चात्य के नीचे लिखिए सभी धूम वाले वह्नि वाले होते हैं। पाश्चात्य लोग इसको इस तरह बोलते हैं कि सभी धूम वाले वह्नि वाले होते हैं। मैं तुलना कर रहा हूं दोनों की, ये जो वाक्य उनकी तुलना कर रहा हूं। तो भारतीय दर्शन के नीचे क्या लिखा आपने? कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां वह्नि होती है। पाश्चात्य के नीचे क्या लिखा आपने? सभी धूम वाले वह्नि वाले होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 4 में इंडियन भारतीय जो दर्शन में क्या कहते हैं? तथा चायम, अर्थात पर्वतोपि धूमवान अथवा वह्नि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, है ना? पर्वत वाला भी धूम वाला है, पर्वत भी धूम वाला है, ऐसा तर्क भाषा में लिखा हुआ है। पर्वत भी धूम वाला है, यह अनुमान है। तो पाश्चात्य दर्शन वाले कहते हैं, वो भी कहते हैं इसी प्रकार से, पर्वत भी धूम वाला है। पाश्चात्य वाले भी कहते हैं पर्वत भी धूम वाला है। उसके पश्चात नंबर 3 में इंडियन भारतीय दर्शन वाले क्या कहते हैं? तस्मात् तथा माने तस्मात् पर्वतोपि वह्निमान, तस्मात् पर्वतोपि वह्निमान। और वेस्टर्न लॉजिक वाले क्या कहते हैं? नंबर 3 में अतः पर्वत भी वह्नि वाला है। अतः छोड़ दीजिए, पर्वत भी वह्नि वाला है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं केवल पाश्चात्य वालों का क्रम पढ़ूं। पाश्चात्य वाले यूं कहेंगे कि धूम वाले वह्नि वाले होते हैं। नंबर 2 कहेंगे पर्वत भी धूम वाला है। नंबर 3 कहेंगे पर्वत भी वह्नि वाला है, ऐसा कहेंगे वे लोग।
तो ये जो अपने भारतीय का जो 3, 4, 5 है, वो उनके यहाँ 1, 2, 3 है। यानी हम लोगों के यहाँ 5 वाक्य, उनके यहाँ 3। तो हम लोगों के यहाँ जो 5 अवयव है, तो 5 अवयवों में नंबर 1 तो उन्होंने छोड़ दिया, नंबर 2 उन्होंने छोड़ दिया। तो 3, 4, 5 जो हमारे यहाँ पर है, वो उनके यहाँ 1, 2, 3 इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम वही PM लगाते हैं और S लगाते हैं, ये लगाते हैं, माने SPM लगाते हैं। SPM को आप समझ गए भली प्रकार। SPM अगर आप भली प्रकार समझ लेंगे तो आगे वाली बात समझ आ जाएगी। SPM को भली प्रकार समझ गए आप। S क्या होता है? S क्या होता है? S माने पक्ष, और P माने क्या होता है? P माने साध्य, और M माने साधन। आप लिख लीजिए कागज में। S माने सबऑर्डिनेट माने पक्ष, S माने सबऑर्डिनेट माने पक्ष, और P माने प्रिंसिपल माने साध्य, और M माने मिडिल माने साधन। तो SPM इस प्रकार से बनता है। SPM ये अपने जो तर्कशास्त्र है उनमें 3 चीजें आती हैं, साध्य आता है, साधन आता है, और पक्ष आता है। SPM ये आता है। तो इसमें से जो सदहेतु है उसमें कुछ होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर चित्र में बताया जाता है, जो वेस्टर्न लॉजिक वाले हैं वो चित्र बना करके बताते हैं कि सदहेतु में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न लॉजिक वाले इस प्रकार बताते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि SPM को कितनी तरह से लिखा जा सकता है। SPM को कितनी तरह से लिखा जा सकता है, पहले हम ये देखते हैं। तो जो वेन यानी वेस्टर्न लॉजिक वाले हैं वो ये कहते हैं कि इसको 7 प्रकार से लिख सकते हैं। 7 प्रकार से लिख सकते हैं। कौन कौन से? ये तो आप जान सकते हैं ना, उसमें जो कि क्रमचय और जो होता है उसमें जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के लिए कहते हैं, जैसे ABC है, तो ABC में अगर गुटके बनाए तो कितनी तरह से लिख सकते हैं? AB, AC, BC इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से। तो यहां पर 3 है, तो 3 में किसी में कोई तो मिलता है और कोई नहीं मिलता। तो जहां पर जो चीज नहीं मिलती उसके ऊपर हम पाई लगा देते हैं, ऊपर पाई लगा देते हैं। जो चीज नहीं मिलती सदहेतु में जो चीज नहीं प्राप्त होती उसमें पाई लगा देते हैं, और जो चीज मिलती है उसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो ये जो SPM है वो कितनी तरह से मिल सकता है? या तो S और P में ऊपर पाई, M में ऊपर पाई, नंबर 1 हो गया। या S के ऊपर पाई, P ऊपर खाली, M के ऊपर पाई। अथवा S के ऊपर पाई, P के ऊपर पाई, M खाली। अथवा S खाली, P खाली, M के ऊपर पाई। अथवा S खाली, P के ऊपर पाई, M खाली। अथवा S के ऊपर पाई, PM खाली। अथवा इस SPM तीनों खाली। ये 7 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। तो इन 7 प्रकार की स्थितियों में से कहते हैं कि जो सदहेतु होता है उसमें 3 चीजें मिल सकती हैं, और जो असदहेतु होता है उसमें 4 चीजें, जो सदहेतु होता है उसमें 4 चीजें नहीं होती। तो 4 3 7 हो गए। 3 चीजें होती हैं और 4 चीजें नहीं होती हैं, ऐसा कहते हैं वेस्टर्न लॉजिक वाले। वेस्टर्न लॉजिक वाले कहते हैं कि किसी भी प्रकार का जो अन्वयी अनुमान है, अन्वयी अनुमान सदहेतु अनुमान है, उस अन्वयी सदहेतु अनुमान में 3 चीजें मिलती हैं और 4 चीजें नहीं मिलती हैं। 3 चीजें मिलती हैं और 4 चीजें नहीं मिलती हैं, तब सदहेतु बनता है। तो हमने कहा कि 3 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें मिलती हैं? जैसे देखिए, S न हो और P नहीं, हाँ, S न हो और PM हो, ये मिलता है।
एस न हो और पी एम हो। एस न हो माने पक्ष न हो, और पी एम हो माने साध्य साधन हो, धूम और वहनी हो, पक्ष पर्वत न हो और धूम और वहनी हो। ये मिलता है कहां पर? सदहेतु में। सदहेतु में ऐसा हो सकता है कि पक्ष न हो परंतु साध्य और साधन दोनों हो। यह बात कहां मिलती बताइए? यह बात कहां मिलती है? पक्ष न हो परंतु साध्य साधन हो। थोड़ा सा कठिन तो है ये बात, परंतु हम तुलना के लिए बताना चाहते हैं। एकदम नई नोवेल बात है ये और आपके लिए उपयोगी भी है। अगर सामने सामने आप होते तो थोड़ा और हम व्यक्त कर पाते, परंतु जितना हम कर सकते हैं यहाँ पर आपको प्रकट करते हैं। यहाँ पर एसपीएम का मतलब एस के ऊपर पाई लगाई गई है। एस माने एस नहीं है, पक्ष नहीं है और साध्य साधन है। ऐसा कहां मिलता है बताइए? ऐसा कहां मिलता है? पक्ष नहीं है और साध्य साधन है मगर धूम वहनी है। ऐसा कहां मिलता है? ऐसा कहां मिलता है? महानस में। ऐसा कहां मिलता है? महानस में। तो सदहेतु में हो सकता है ना, ये सदहेतु में ये हो सकता है कि एस न हो और पी एम हो, अर्थात पक्ष न हो और साध्य साधन हो। तो एसपीएम मिलता है, एस न हो और पीएम हो, ये मिलता है। और एसपीएम में तीनों में पाई नहीं लगाई गई, तो यह हो सकता है कि एस भी हो, पी भी हो, एम भी हो। यह भी सदहेतु मिल सकता है। ऐसी चीज कहां मिलेगी? ऐसी चीज कहां मिलेगी बताइए? ऐसी चीज पर्वत में मिलेगी। पर्वत में तीनों चीज मिल जाएंगी। तीनों चीजें कौन सी? पर्वत भी, धूम भी, वहनी भी, तीनों चीजें मिल जाएंगी। महानस में दो चीजें मिलेंगी, पर्वत में तीन चीजें मिलेंगी। महानस में दो चीजें कौन सी मिलेंगी? साध्य और साधन। पर्वत में तीन चीजें कौन सी मिलेंगी? साध्य, साधन और पक्ष, तीनों चीजें मिलेंगी। तो क्योंकि तीनों चीजें मिल जाती हैं सदहेतु में, इसलिए हम एसपीएम के ऊपर पाई नहीं लगाएंगे और दूसरे वाले में एस के ऊपर पाई लगाएंगे, पीएम में नहीं लगाएंगे। और तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि एस भी ना मिले, एम भी ना मिले, केवल पी मिले। एस भी ना मिले और एम भी ना मिले। एस भी ना मिले का मतलब पक्ष भी ना मिले और एम भी ना मिले माने साधन भी ना मिले, केवल साध्य पी वहनी मिले। तो केवल वहनी मिले, धूम भी ना हो और पर्वत भी ना हो। ऐसा कहां मिलेगा बताइए? धूम भी ना हो और पर्वत भी ना हो, ऐसा कहां मिलेगा बताइए? कहां मिलेगा? ऐसा अयोगोलक में मिलेगा। अयोगोलक में धूम भी नहीं है और पर्वत भी नहीं है। तो ये तीन चीजें, तीन प्रकार सदहेतु में होते हैं। बाकी जो चार हैं वो सदहेतु में नहीं होते हैं। तो जो प्रकार सदहेतु में होते हैं उसमें कोई भी निशान नहीं लगाया जाता है, और जो प्रकार सदहेतु में नहीं होते हैं उसमें रेखा लगा दी जाती है, रेखा खींच दी जाती है। तो वेन का जो मैथमेटिक्स है और लॉजिक है उसमें ये चित्र आता है, और ये चित्र जो है वो मोस्ट फेमस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो सभी मैथमेटिक्स की किताबों में और इंग्लिश की किताबों में और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सब जगह ये चित्र पाया जाता है। इस चित्र को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये चित्र मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये चित्र इस प्रकार है। ये वाला चित्र, ये वाला चित्र आप देख पा रहे हैं? आप लोग मुझे कोई बताइए ना, ये वाला चित्र आप देख पा रहे हैं कि नहीं? अगर देख पा रहे हो तो भी लिखिए कि नहीं देख पा रहे हैं, और नहीं देख पा रहे हो तो भी लिखिए कि नहीं देख पा रहे हैं। दोनों में से लिखिए। विभव पांडे जी लिखिए। विभव पांडे जी, मैंने आपके लिए बड़ी मुश्किल से इसको उल्टा करके बनाया है, तो इसलिए आप लिख के बताइए कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। विभव पांडे जी, नागेंद्र दत्त मिश्रा जी, डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी जी, आप कोई भी जो इस चित्र को देख पा रहे हैं वो लिख के बताइए कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। मेरा ख्याल है आप इस चित्र को देख पा रहे हैं। अभी आपने किसी ने लिखा नहीं मुझको कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं।
अभी आपने किसी ने भी लिख के मुझे नहीं बताया कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं या नहीं। डॉक्टर प्रतिभा जी बताइए, आप इस चित्र को देख पा रहे हैं कि नहीं? कोई बात नहीं है, मुझे पता नहीं है कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं कि नहीं, किसी ने लिखा नहीं मुझको। तो खैर, इस चित्र में मैंने ये करके बताया है कि इसमें 7 खाने हो गए हैं। ये चित्र ऐसे ही बनता है, मैथमेटिक्स की किताबों में दिया हुआ है, 7 खाने बनते हैं। तो इन 7 खानों में जो 3 खाने हैं वो उसमें रेखा नहीं बनाई गई, और इसमें हमने लिख दिया है SPM, और जितने प्रकार के हमने लिख दिया है, और बाकी जो नहीं मिल सकते हैं उसके लिए भी हमने बना के दे दिया है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि ये इस चित्र से ये बात स्पष्ट होती है। तो ठीक है, आप इसको अध्ययन करने के पश्चात बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको ठीक लगता है तो इसकी व्याख्या आगे करेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हमने सोचा कि तुलना के लिए आपको व्याख्या कर पाएँ कि वेस्टर्न में और यहाँ पर किस किस प्रकार से होता है। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा, तर्क भाषा में कहा है कि परार्थानुमान हुआ, अत्र पर्वतस्य अग्निमत्वम साध्यम। यहाँ पर अग्निमत्व साध्य है और धूमवत्व हेतु है। सोचो अन्वय व्यतिरेकी, अन्वयन व्यतिरेकेण से व्याप्तिमत्वात्, अन्वय और व्यतिरेक से व्याप्तिमान होने के कारण से। ये अन्वय और व्यतिरेक को समझ लेना जरूरी है। अन्वय और व्यतिरेक में अन्वय का मतलब होता है तत्सत्वे तत्सत्वम, उसके होने पर उसका होना। वह अगर है तो वो भी है। तो वह यहां पर क्या मतलब है? यहां पर है कि साधन के होने पर साध्य का होना। जहां जहां साधन है वहां वहां साध्य है। धूम साधन है और वह नहीं साध्य है। तो जहां जहां धूम है वहां वहां वन नहीं है। तो साधन और साध्य दोनों में यस होना, हां होना। इधर सत है तो इधर भी सत है। और उसके पश्चात व्यतिरेक व्याप्ति का मतलब है कि तदभावे तदभाव, उधर भी अभाव है तो इधर भी अभाव है। उधर का मतलब अगर साध्य में अभाव है तो साधन में भी अभाव है। पहले मैंने बोला था कि जहां साधन है वहां साध्य भी है, और अभाव में हमने उलट दिया। पहले हमने कहा था कि जहां जहां साधन है वहां वहां साध्य है, और अभाव वाले में हमने उलट दिया। उलट करके हमने ये कहा कि जहां जहां साध्य का अभाव है वहां वहां साधन का अभाव है। तो इस प्रकार से उलट के बोलना चाहिए, तब जाके वो जो व्याप्ति वो ठीक बैठती है। जहां जहां साध्य है वहां वहां नहीं, जहां जहां साधन है वहां वहां साध्य है, जहां जहां साध्य का अभाव है वहां वहां साधन का अभाव है। इस प्रकार वही लिखा है। तो ये अन्वय व्याप्ति है। महानसे धूमाग्न्यो अन्वय सद्भावात्, एवं यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमो भी नास्ति। जहां पर अग्नि नहीं है वहां पर धूम भी नहीं है। ये व्यतिरेक व्याप्ति है। तो व्यतिरेक व्याप्ति का जो क्रम है वो इन्होंने बताया है कि अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होता है वह, उसका जो अभाव है वह व्यापक होता है, और जो व्यापक होता है उसका अभाव व्याप्य होता है। इसमें लिखा है व्याप्य व्यापक भावो ही भावयोर यादृगिष्यते। व्याप्य और व्यापक का भाव जिस प्रकार होता है उसका जो अभाव है वो विपरीत होता है, उससे विपरीत प्रकार का होता है। अन्वये साधनम व्याप्यम, अन्वय में साधन व्याप्य होता है और साध्य व्यापक होता है। साधन कौन? धूम। धूम व्याप्य होता है और जो साध्य है वह व्यापक होता है। और तदभावोन्यथा व्याप्यो, और तदभाव माने साध्याभाव, यह व्याप्य होता है कब? अभाव लगाने पर। अभाव लगाने पर साध्याभाव व्याप्य होता है और साधना भाव व्यापक होता है, उलट जाता है। तो व्याप्यस्य वचनम पूर्वम, जो हम व्याप्ति को दिखाते हैं तो व्याप्ति को दिखाने में व्याप्य का वचन पहले किया जाता है, और व्यापकस्य ततः परम, व्यापक का उसके बाद किया जाता है। एवं परीक्षिता व्याप्ति स्फुटी भवति तत्वतः। तो इस प्रकार से व्याप्ति पूरी प्रकार से स्फुट हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। तो ठीक है, हमने आज आपको परार्थानुमान, स्वार्थानुमान इत्यादि का लक्षण बताया,
और ये बताया कि उसका किस प्रकार से होता है, और कुछ वेस्टर्न लॉजिक के अनुसार भी बताया है। आप इसमें से हमको सम्मति देकर ये बताइए कि जो हमने तुलना बताई है ये आपको ठीक लगती है या बोधगम्य है या नहीं है। और जो चित्र मैं आपको दिखा रहा था वो स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा था कि नहीं। तो अगर वो बोधगम्य होगा और आपको अच्छा लगता होगा और स्क्रीन में वो दिखाई पड़ता होगा तो हम आगे वेस्टर्न वाली बातें बताएंगे, और नहीं तो छोड़ देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जो संभव है वो हम कर पाएंगे। तो आज इतना ही। इसके पश्चात आप हमको सम्मति अपनी दीजिए, और सम्मति के पश्चात जब आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम उसके आगे अपनी बातें कह पाएंगे। तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।